हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइज़, ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की फर्स्ट क्लास है। ये एक क्वेश्चन सीरीज़ होगी। क्वेश्चन सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी करेंगे, कुछ इजी और कुछ मुश्किल। ठीक है, हो सकता है क्लास 1 में आपको सब क्वेश्चन इजी लगे, मे बी क्लास 2 से आपको टफ लगे, लेकिन सब जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। उसी चीज़ को ध्यान देकर ही ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। अब आप सोचोगे कि मैम इसमें क्या हम थ्योरी भी पढ़ेंगे? तो भाई थ्योरी बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं पढ़ेंगे कि जैसे 12th स्टैंडर्ड में आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो और हम पहले उसका बेसिक पढ़ाएंगे इसमें, लेकिन हर क्लास में स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगी। ठीक है, चाहे वो आपके अरेंजमेंट से रिलेटेड हो, साइक्लिक परम्यूटेशन से रिलेटेड हो, या आपके लॉजिकल हो। जैसे आज हम थोड़ा सा इसमें करेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है सिर्फ वही चीज़ें करेंगे। दो थ्योरी सभी को पता है, परम्यूटेशन की डेफिनेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। तो बिल्कुल वो डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ लिखेंगे जो एग्ज़ाम में आएगी। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास कोई बुक है 12th क्लास की, कोई भी मटेरियल जहां आपके पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसको साइड बाय साइड उठा लीजिए, पढ़ना शुरू करिए उसमें से, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपको दोनों जो चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी ना, तो ये आपको एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझने में हेल्प करेगा। दूसरी ये चीज़, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा आपने डीप में नहीं जाना कि आपको यहाँ पे ये मत सोचना कि बिल्कुल 12th क्लास की तरह आपने पढ़ाई करनी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। आई थिंक आपको समझ आ गया कि हम कैसे पढ़ेंगे। हर क्लास में स्टार्टिंग में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक वीडियो पूरा फॉर्मूले पर बना दूँगी। थोड़ा स्टार्टिंग का 5 या 10 मिनट फॉर्मूले, बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें फिर आपको साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्लास शुरू करने से पहले जो मैं ज़रूर बताऊंगी, कभी भी ये मत सोचना कि पहले मैं एक फार्मूले से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर दूसरा फार्मूला बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड करवाऊंगी। आपको जो भी मिलेगा मिक्स मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सब कुछ मिक्स आता है। तो क्वेश्चंस वैसे ही आपके सामने आने चाहिए मिक्स पैटर्न में। ऐसा नहीं है कि पहले आपको नेमिंग वाले क्वेश्चन करवा दूंगी, फिर गर्ल्स एंड बॉयज़ वाले करवा दूंगी, फिर आपको नंबर सिस्टम वाले करवा दूंगी। मिक्स से होंगे सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 रिजल्ट है, बेसिक है, ये सभी को पता है कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर रहे हो। C4 यहाँ कॉम्बिनेशन मतलब जहाँ आप सिलेक्शन करते हो। 2 ही मेन वर्ड आपने याद रखने हैं। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। ठीक है, n आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r आपने ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा NCR मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। ये इसके साथ रिलेशन बनाया हुआ है, मेन उसका ये होगा, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए n की जगह 5 फैक्टोरियल है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये फैक्टोरियल ओपन होता है। तो ये 2 बेसिक फार्मूले, ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, अब आ जाइए अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं लिखवा रही हूँ ना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस बनके कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। परम्यूटेशन से इनके आने के चांस बहुत रहते हैं। हैंडशेक कितना हुआ, किसी पार्टी में इतने लोग थे, वहाँ हैंडशेक कितना हुआ, कहीं इतने पॉइंट्स थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या बनी, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या बने, अगर इतने पॉइंट्स है तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेंगी। तो वो सारे आपने चीज़ समझनी है। पहला पढ़ना शुरू कीजिए यहाँ पे। आउट ऑफ n नॉन कनकरेंट नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल n आपके पास स्ट्रेट लाइंस गिवन है। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पर नहीं कट करती। कनकरेंट का मतलब क्या होता है भाई? देखो, मान लीजिए एक लाइन यहाँ से आई, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सारी की सारी लाइन एक ही पॉइंट पर अगर कट करती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कनकरेंट। सिर्फ कनकरेंट बोलेंगे भाई, एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। नॉन कनकरेंट का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पर कट नहीं करती, यानी
कोई कहीं कट करेगी और कोई कहीं। तो यहाँ पर ये मतलब है एक लाइन ऐसे आई, दूसरी यूँ जाई, फिर तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, कोई कहीं से जा रही है, कोई कहीं से जा रही है, ऐसे भी जा सकती हैं। ठीक है, किसी का ये कटिंग पॉइंट है, किसी का यहाँ पे है, कोई कहीं कट कर रही है, कोई कहीं कट कर रहे हैं आपस में। देखो कितने सारे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो ये कैटेगरी हो गई नॉन कंकरेंट की। नॉन पैरेलल, आपस में पैरेलल नहीं है यानी इंटरसेक्टिंग है। तो न पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए, यानी ये N1 पहली मान लीजिए होते हैं ना लाइंस, L1, L2, L3, L4, L5 अप टू सो ऑन LN, N लाइंस है टोटल। तो बताना है ये N लाइंस आपस में कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। समझ आ रही है बात? तो आपको इसका फॉर्मूला यहाँ बताना है। तो अब एक बात सुनो ध्यान से, जब लाइंस कॉन्करेंट नहीं हैं, अगर कॉन्करेंट होंगी तो इसका मतलब वो एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, यानी एक से ज़्यादा पर कट कर रही हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप ऐसे काउंट करने लग जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे। तो आपने कैसे इस थ्योरी को समझना है कि टोटल जितनी लाइंस हैं उनमें से एक इंटरसेक्शन पॉइंट तब निकलता है जब आप दो लाइंस ले लो, ये 1 ये 2, ठीक है, या फिर ये ले लो ये वाली और ये वाली, या फिर ये ले लो ये और ये, तो ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। समझो कि जितने भी लाइंस हैं यानी N लाइंस हैं, उसमें से अगर आप कोई भी दो लाइंस का सिलेक्शन कर लेते हो, टोटल N लाइन में से कोई भी दो लाइन का सिलेक्शन कर लेते हो तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन वाला केस है, यानी NC2, यहाँ अरेंजमेंट थोड़ी ना है। तो NC2 जो सॉल्व करके आएगा वही आपके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने क्या करना है, गिवन जितनी लाइंस हैं, ये तो N में आपसे पूछ लिया। मान लीजिए एग्जामिनर कहे 13 लाइंस है, बताइए 13 लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और लाइंस आपके पास नॉन कंकरेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने होंगे। तो आंसर रहेगा आपका 13C2, क्योंकि 13 लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब बन रहा है, जब दो लाइंस को आप एक साथ ले रहे हो। दो लाइंस अरेंज करनी है ना, दो लाइंस का सिलेक्शन करना है, इसका इसका कर लिया तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका इसका कर लिया तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो any2 कोई भी दो लाइन चूज करनी है तो ये सिलेक्शन केस हुआ, यानी NC2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अब अगला देखिए, याद करना है, साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं, लेकिन दिमाग में एक साथ बिठा के चलना। ये चीज़ें आपको दोबारा नहीं मिलती। जब आप कोई चीज़ एक बार पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि उसी टाइम आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, आउट ऑफ n पॉइंट्स गिवन है, n पॉइंट अगर गिवन है तो भाई ये पॉइंट कॉलिनियर भी हो सकते हैं और नॉन कॉलिनियर भी। ये नहीं अपने मन से कोई इमेजिनेशन मत रखना कि पॉइंट गिवन है तो नॉन कॉलिनियर ही होंगे। नॉन कॉलिनियर या कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब एक लाइन पर होना, नॉन कॉलिनियर का मतलब एक लाइन पर ना होना। ठीक है ना, स्टेटमेंट कब, n पॉइंट्स गिवन है व्हेन नो 3 आर कॉलिनियर, यानी कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं हो सकते। कितने हो सकते हैं, कोई 2 हो जाएंगे। 3 पॉइंट इकट्ठे कॉलिनियर नहीं हो सकते। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, यहाँ पर आपका नो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। समझे मेरी बात? अब उसने यहाँ पे ये क्यों लिखा भाई 3 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास पॉइंट है, ये N1 पॉइंट, ये N2 पॉइंट्स है, ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये मान लो इसी की लाइन में है P4। 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, तो तीसरा कहीं यहाँ पड़ा होगा P5। करते करते यहाँ तक आपने Pn सारे पॉइंट्स डाल दिए। अब आप लाइन ज्वाइन कर लीजिए, P1 पॉइंट को P2 के साथ, P1 को P3 के साथ, P3 को P4 के साथ, P4 को P5 के साथ, ऐसी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लाइंस आपस में ज्वाइन होगी। ठीक है, कोई ना कोई, ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट हो रही हो, साइड में और भी बहुत सारी लाइंस ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं से, इनसे होने के बाद हो सकता है यहाँ P11 पड़ा हो भाई, हो सकता है यहाँ P1001 पड़ा हो, तो यहाँ पे भी ज्वाइन हो जाएगी। समझ रहे हो?
कि पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी 3 पॉइंट, मान लो यहाँ P12 आ गया, सपोज यहाँ पर है, एक साइड हो गए तो ये तो 1 2 3, ये तो एक ही लाइन होगी ना, एक ही लाइन हो जाएगी। फिर उसको डबल हो जाएगा, यहाँ डबल काउंटिंग के चांस है। P3 से P4 तक आपने एक लाइन ज्वाइन करी तो वो सेम ही लाइन तो है P4 से P12 तक, वो सेम लाइन तो है P3 से P12 तक। तो एक लाइन को तुम 2 बार एक्स्ट्रा कैसे काउंट कर सकते हो? नहीं ना। तो ये कंफ्यूजन ना हो तो उसने पहले ही कह दिया कि तीसरा पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, यानी अगर होगा तो वो एक ही होगा और एक ही केस में वो ऐड हो जाएगा। तो आपको डबलिंग ना हो जाए, किसी लाइन को हम डबल टाइम्स काउंट ना कर लें, अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, तो ये वो केस लिया कि जब 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं होते, क्योंकि डबलिंग और मिस्टेक होने का केस तभी बनता है जब 3 पॉइंट कॉलिनियर हो जाए। 2 पॉइंट कॉलिनियर में तो वो एक ही लाइन रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सेम ऐसे ही है जैसे कोई अलग पड़ा हो, तो वहाँ पे भी एक ही बनेगी, ठीक है। अब सोचो एक लाइन कब बन रही है? जब मैं बहुत सारे पॉइंट्स में से किन्हीं भी 2 पॉइंट को चूज़ करूँ और उनको मैच कर दूँ, यही हो रहा है ना। किन्हीं भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर लो, मैं P1 और P5 का कर दूं तो ये लो, मैं P2 और P3 का कर दूं तो ये लाइन, P2 और P4 का कर दिया तो ये लाइन। लेकिन पॉइंट्स तीनों को कहीं भी कॉलिनियर नहीं है, तो ये मत सोचना ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये थोड़ा सा डिफरेंस बेशक से आ जाए, ठीक है। तो ये सिलेक्शन कैसे हो रहा है? n पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लेने से सिलेक्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या हो जाएगा भाई? NC2, ठीक है। ये मैं क्यों समझा रही हूँ? ये डायरेक्ट याद करने के लिए भी मैं आपको दे सकती थी, लेकिन कई बार बच्चों एक प्रॉब्लम आती है जो मेरे सामने कि मैम इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं हम भूल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक लॉजिक मैं उनको साथ में दे रही हूँ। करना तो आपको याद ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा एक माइंड में लॉजिक सेट हो जाता है कि अच्छा इतने सारे पॉइंट्स में से जब भी हम 2 पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन्स बन जाती है, तो n में से 2 पॉइंट ले लिया। इतनी सारी लाइंस में से जब भी हम 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करवाएंगे तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो NC2 वाला। तो यहाँ पर भी सेम है NC2, बस ये ध्यान रखना ये n आपके क्या हैं? पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे n आपके पास क्या था? लाइंस थी। तो n लाइन में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर रहे थे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था, सिलेक्शन का केस था NC2। यहाँ पर भी सिलेक्शन ही है NC2, ठीक है। पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे तो स्ट्रेट लाइंस बन रही है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनेंगी, ये बनेंगी, ये बनेंगी, क्लियर। अब आ जाते हैं उस केस पर जहाँ कॉलिनियर पॉइंट्स भी कुछ गिवन होंगे, ठीक है। कितने पॉइंट्स होंगे काउंटिंग में? जर्नल हम मान लेते हैं भाई m पॉइंट गिवन है, अगला केस P1 P2 P3 P4 P5 Pn, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं Pm, ये लो इसको यहीं पे ले लेते हैं, चलो P2 P3 P4 P5 को यहाँ 15 हो गया, P16 हो गया, P2001 हो गया, कुछ भी, बाकी सब अलग कर दिए। ये पॉइंट मैंने ऐसे ले लिए जो कि कॉलिनियर हैं, ठीक है। अगर ये कॉलिनियर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बाकी भी बनाएंगे, इनके साथ सबके साथ बनेगी, सब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, समझ रहे हो? कैसे भी बना लो, सब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आपस में 2 पॉइंट को ज्वाइन करके। लेकिन जो ये m पॉइंट्स कॉलिनियर हैं ये मिलकर एक लाइन बनाएंगे, और इनसे मिलकर ये जो मान लो डबलिंग कहाँ हो रही है, देखो शुरू P1 से P2 तक एक लाइन है, वही सेम लाइन P2 से P3 तक भी है, वही सेम लाइन P3 से P4 तक भी है, तो आप इसको एक ही काउंट करोगे ना, ये जो बार बार बन रही है उसको तो काउंट नहीं करोगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? n में से 2 पॉइंट ले लो सेलेक्ट, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ले लो, उसमें से माइनस कर दो MC2। MC2 क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट्स कॉलिनियर हैं वही तो 2 का सिलेक्शन करके सेम रिपीट कर रहे हैं ना, तो रिपीट करने वालों को हमने क्या कर दिया? माइनस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है भाई, ये सारे पॉइंट ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन तो बना ही रहे हैं, अगर आप सबको माइनस कर दोगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन भी तो माइनस हो जाएगी। तो हम कहेंगे प्लस क्या कर दो 1,
कि भाई एक स्ट्रेट लाइन तो बन ही रही है हमारे पास। बेशक से ये सारे कॉलिनियर थे, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो वन स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, तो एक को क्यों गिनती से हटाना। तो NC2 माइनस MC2 प्लस 1, मतलब समझ आ गया। टोटल स्ट्रेट लाइंस में से जो रिपीट वाला केस था वो माइनस कर दिया, लेकिन ये एक तो बन ही रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, आई होप थोड़ा सा लॉजिक टच हो गया होगा माइंड में कि कैसे काम करना है। जब भी आपको स्ट्रेट लाइंस निकालनी है तो टोटल में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट सिलेक्शन से ही आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन NC2, M पॉइंट रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटेड स्ट्रेट लाइन माइनस करनी है। तो रिपीटेड P2 से P5 तक भी तो हो सकती है, P4 से PM तक भी हो सकती है। तो M में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करा, कोई दो, कोई भी दो, वो सारे क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट। अब उसमें P1 से PM तक एक जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो भी तो माइनस हो रही है, तो वो काउंटिंग खराब ना हो इसलिए हमने क्या कर दिया, +1। डन। अगले पे आ जाइए। एक पॉलीगन है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। पॉलीगन आई थिंक सभी को पता है। ठीक है, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहुभुज। पॉली मतलब बहु, यानी 2 या 2 से ज़्यादा आपकी साइड्स को ज्वाइन, 3 या 3 से ज़्यादा जो साइड्स को ज्वाइन करने से फिगर बन जाए। आपने पॉलीगन्स में पढ़ी हुई है, पहले ट्रायंगल आती है, फिर क्वाड्रिलेटर आती है, फिर आपका पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, हेप्टागन आता है, ऑक्टागन आता है, नोनागन, डेकागन, 2 भुजाएं मतलब 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, साइड्स वाला। ठीक है, भुजाएं मतलब जो हिंदी के स्टूडेंट है भुजाएं पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप उनको साइड्स बोलते हो। तो कोई पॉलीगन है भाई, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है आउट ऑफ n पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, n। अब ये n के मिनिमम आपको पता है ना, 3 वैल्यूज़ तो होगी भाई, ट्रायंगल तो होगी कम से कम पॉलीगन, 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। ठीक है, ट्रायंगल में तो डायगोनल्स क्या बनाओगे, क्वाड्रिलेटर से, यानी 4 से स्टार्ट होगा। क्वाड्रिलेटर के 2 डायगोनल्स होते हैं, सभी को पता है। मान लीजिए मैंने कोई क्वाड्रिलेटर बना दी, क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम भी हो सकती है, रोम्बस भी हो सकती है, स्क्वायर भी, 4 साइड वाली। कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स। पेंटागन 1 2 3 4 5, इसके कितने डायगोनल्स होंगे, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो ना, यस और नो। ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बनती है। इसी तरह से हेक्सागन के भी बनाओगे, समझ रहे हो, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके आप देखोगे कि कितने डायगोनल्स बन रहे हैं। तो जर्नल फॉर्मूला कब आपको मिल रहा है, एक बात सुनो ध्यान से, एक वर्टिसेस, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस। ठीक है, डायगोनल कब मिल रहा है, आप ऑपोजिट वर्टिसेस को क्या कर रहे हो, ज्वाइन। ऑपोजिट वर्टिसेस को क्या कर रहे हो, ज्वाइन। ऑपोजिट वर्टिसेस को क्या कर रहे हो, ज्वाइन। लेकिन वर्टिसेस तो ये वाले भी ज्वाइन हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब हम तो कहते हैं कि हम तो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। टोटल वर्टिसेस कितने हैं, n में से किन्हीं 2 को सेलेक्ट करके ज्वाइन कर रहे हैं, NC2 हो गया। लेकिन भाई ये किसने कह दिया कि ये n हमेशा ऑपोजिट लिखे हुए, n में तो सभी n आ गए ना, 1 से 4 भी आ गया और 1 और 2 भी आ गया। n का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, n का मतलब यहाँ 5 है। 5 में से आप कोई भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो तो आपका डायगोनल बनता है। लेकिन 5 में से कोई भी 2 वर्टिसेस ज्वाइन करके साइड भी तो बनती है। 1 और 2 साइड है, 2 और 3 साइड है, 3 और 4 साइड है, 4 एंड 5 साइड है, 5 एंड 6 भी क्या है, 1 क्या है, साइड। 1 2 3 4 5 यानी 5 साइड है। तो ये माइनस करो ना, क्योंकि हमें साइड्स नहीं लेनी, हमें क्या लेने, डायगोनल्स। तो बचेंगे क्या, अंदर वाले डायगोनल्स ही तो बचेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जब भी डायगोनल्स की बात होगी, NC2 माइनस n। समझ रहे हो, NC2 का मतलब ये हुआ कि n वर्टिसेस में से कोई भी 2 वर्टिसेस आपने ज्वाइन कर दिए, सेलेक्ट कर लिए ज्वाइनिंग के लिए।
लेकिन NC2 में n साइड्स भी आ गई, लेकिन हमें साइड्स नहीं चाहिए थी, हमें तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए। इसलिए नंबर ऑफ साइड्स क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट बचेगा वो नंबर ऑफ डायगोनल्स पर ही बचेगा। ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को याद है वो स्किप कर सकते हैं ये वाला पार्ट। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनेगी, अब फिर वही बात है, नो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, नो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, क्योंकि अगर पॉइंट कॉलिनियर हो गए तो इसमें तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। n पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स को लेकर आप ट्रायंगल बनाते हो, 3 पॉइंट्स को ना। देखो लाइन बनानी है तो 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम 2 ही चाहिए मेन, तो इसमें क्या चाहिए, NC3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NC3। ठीक है, अब इसमें अगर कोई कॉलिनियर है तो उसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, +1 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 उसमें हमने तब प्लस किया था, वो लाइन बन रही थी। अगर मान लीजिए ट्रायंगल के केस में n पॉइंट्स टोटल हैं और m कॉलिनियर हैं, आउट ऑफ n में से m पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगी, टोटल ट्रायंगल बनती है NC3, उसमें से माइनस कर देना MC3। ठीक है, आप इसमें, हाँ ठीक है ना, और यहाँ पे +1 नहीं चलेगा, 1 तो वो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन के लिए था, यहाँ तो डायरेक्ट माइनस ही होगा, क्योंकि एक लाइन क्या ट्रायंगल थोड़ी ना बना सकती है, कॉलिनियर है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड बन चुकी होगी ट्रायंगल में, तो यहाँ +1 नहीं आएगा, सिर्फ यहीं तक फॉर्मूला आएगा। ठीक है भाई, आई थिंक डन हो गया यहाँ तक। आगे लिखिए, 2 रूल और है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। यस क्लास, जल्दी से ये भी कुछ नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये क्या है कि आपने ट्रायंगल्स तो बनानी हैं, लेकिन कोई भी साइड कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं या लाइंस हैं, ये साइड यहाँ पर भी ट्रायंगल बना रही है, ये ट्रायंगल 1, और इस साइड ने नीचे भी ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, ट्रायंगल यहाँ पर भी, 3rd 4th, समझ आ रहे हैं। तो जैसे 1 और 2 ट्रायंगल में ये साइड क्या आ रही है, आपकी कॉमन आ रही है, तो ट्रायंगल तो काउंट होएंगी, 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो ये कहता है कि व्हेन नन ऑफ द साइड इज कॉमन टू द साइड ऑफ पॉलीगन्स। दूसरा, पॉलीगन की साइड के साथ ये साइड्स, मान लीजिए कोई पॉलीगन्स है, पॉलीगन के साइड के साथ ना वो कॉमन हो, अलग से कुछ हो, तो आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। इनके कम चांस रहते हैं कि इस टाइप से पूछा जाए, ज़्यादातर आपसे ट्रायंगल और डायगोनल्स, इस टाइप से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर इस टाइप का आए तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि साइड आपकी क्या जो है कॉमन नहीं होनी चाहिए साइड ऑफ पॉलीगन्स के साथ, तो ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, NC3 माइनस NC1, माइनस NC1 को मल्टीप्लाई कर दो n-4 C1 के साथ। दूसरा, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो NC2 मल्टीप्लाई MC2। n और m क्या है भाई, 2 स्पेस हैं, एक स्पेस में पैरेलल लाइंस है m, दूसरे स्पेस में पैरेलल लाइंस n। क्योंकि आप सभी को पता है पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, जैसे ये लाइंस है वो इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो these two are parallel, these two are parallel। ये दोनों पैरेलल लाइंस एक स्पेस में है, ये दूसरे स्पेस में है। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 स्पेस में कह दिया कि इधर वाली पैरेलल लाइंस एक स्पेस में होगी, इधर वाली अलग स्पेस में होगी, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, NC2 मल्टीप्लाई MC2। ये है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स का। ठीक है, अब है आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर इनटू सिस्टम। अब आप सभी को पता है स्क्वायर के लिए पैरेललोग्राम होने का मतलब पैरेलल लाइन से काम नहीं चलता। स्क्वायर के लिए बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास पैरेलल के साथ साथ 90 डिग्री एंगल्स भी होना चाहिए, यानी एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और दूसरा ये लाइन इस लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ठीक है भाई, ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल, साथ में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर भी। तो इसमें 2
तरह की लाइनें चलेंगी, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। एक m होंगे, दूसरी n लाइंस होंगी। आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, बाई चांस एग्ज़ाम में आएगा तो डायरेक्ट आएगा m माइनस आर n माइनस आर, आर मतलब पॉइंट्स को चूज़ करके आपने बनाया, समेशन m n से आपका क्या चलेगा, छोटा। ठीक है, तो ये आपका बस आज के लिए थ्योरी पार्ट है। इसके आगे जो पार्ट होंगे वो क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो को मैं इसी में मर्ज कर दूंगी, बट इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने फ़िलहाल ये यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।